प्रिय विद्यार्थियों, इस ऑडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले व्याख्यानों में हमने क्रमशः हरिऔध और मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित थी उनकी व्याख्या की थी। इस व्याख्यान से हम छायावादी कवियों की निर्धारित कविताओं या काव्यांशों जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित की गई हैं उनकी व्याख्या करेंगे। और आज हम आरंभ करने जा रहे हैं छायावाद के स्तंभ। जो छायावाद के जो 4 स्तंभ कवि कहे गए हैं उनमें से पहले मैं कालक्रम की दृष्टि से पहले कह रहा हूँ। छायावादी कवियों में ऐसी कोशिश कोई औपचारिक रूप से कोई कोशिश नहीं हुई कि पहले दूसरे तीसरे कोई कोटि निर्धारित नहीं की गई। तो पहले मैं कालक्रम की दृष्टि से कह रहा हूँ कि हम आज पहले और एक प्रमुख कवि, प्रतिनिधि कवि जिसको हम कह सकते हैं, जयशंकर प्रसाद से हम आरंभ करेंगे। जयशंकर प्रसाद की हमारे पाठ्यक्रम में एक तो लहर काव्य संग्रह से है, बीती विभावरी जागरी, ये कविता है। उसके बाद चंद्रगुप्त नाटक में एक गीत है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। उसके बाद आंसू का कुछ अंश है हमारे, आंसू इनका विरह खंड काव्य है, विरह काव्य है ये, उसका कुछ अंश है हमारे। और फिर कामायनी का जो श्रद्धा सर्ग है वो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है। तो हम इन चारों कविताओं और काव्यांशों की व्याख्या करेंगे। उससे पहले मैं जयशंकर प्रसाद के बारे में कुछ जानकारी, कुछ एक सामान्य परिचय से आपसे हम साझा करना चाहूँगा। आप जानते होंगे कि जयशंकर प्रसाद अल्प आयु ही भोग पाए। 1890 में इनका जन्म हुआ और 1937 ईस्वी में अवसान। लेकिन इस अल्प समय में ही इन्होंने हिंदी, खासकर जो हिंदी साहित्य है, खासकर नाटक साहित्य, कथा साहित्य और इन सब से ऊपर आधुनिक कविता के विकास में जो इनका योगदान है वह अविस्मरणीय है। द्विवेदी युग की कविता में जो इतिवृत्तात्मकता थी, इतिवृत्तात्मकता का हम पहले शायद जिक्र कर चुके हैं। अतीत के वृत्तांत को, इतिहास के वृत्तांत को कहना, उसका वर्णन करना, वो इतिवृत्तात्मकता थी। इतिहास बोध यहाँ भी है। छायावादी कविता में भी अतीत का है, उसमें अतीत की बातें हैं, इतिहास बोध है, लेकिन वो अत्यंत सूक्ष्म तरीके से है। जो तात्कालिक परिस्थितियां थी उनसे उनसे जुड़ा हुआ ऐतिहासिक बोध सामने आता है, केवल उसका वृत्तांत नहीं है। क्योंकि इतिवृत्तात्मकता के विरोध में तो छायावादी काव्य का उदय मानते हैं कुछ आलोचक। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई जयशंकर प्रसाद ने आधुनिक हिंदी कविता को नई ऊंचाइयां दी। और जो छायावादी जो रचनाएं हैं सबसे पहले उनकी झरना से परिलक्षित होती हैं। छायावादी कविताओं की जो मुख्य प्रवृत्तियां हैं वो हम पहले कर चुके हैं। जो सैद्धांतिक पक्ष था उसमें आधुनिक कविता के विकास में उनकी पहली जो रचना है जिसमें छायावादी प्रवृत्तियां परिलक्षित होती हैं वह झरना, जो 1918 में प्रकाशित हुई। फिर आंसू 1925 में, यह एक विरह काव्य है और इसमें एक तरह से प्रसाद की जो निजी भावनाएं हैं वो सामने आई हैं। फिर उसके बाद लहर 1933 में है। लहर में 2-3 कविताएं बड़ी प्रसिद्ध रही है। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया आदि। और उन्हीं में से एक है बीती विभावरी जागरी, जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है। और फिर उसके बाद है कामायनी, छायावाद की सर्वोत्तम रचना कामायनी, महाकाव्य है, 15 सर्गों में विभक्त है कामायनी, 1935 में प्रकाशित हुई। और इसके अलावा जो उनकी अन्य रचनाएं हैं जिनका मैं यहाँ उल्लेख कर दूं, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1913, करुणालय 1913 और महाराणा का महत्व 1914। तो ये दरअसल छायावादी काव्य के विकास से पहले ही प्रकाशित हो चुकी थी। प्रसाद जी व्यापारिक घराने से संबंध रखते थे, लेकिन अत्यंत भावुक थे। ये एक खास बात है। किस तरह अतीत की चेतना को वो अपनी रोमानी भावना से युक्त कर देते हैं, अपने वर्तमान को, अपनी युगीन परिस्थितियों को अपनी इस रोमानी भावना के कारण वो अतीत के साथ जोड़ देते हैं।
और यह बात उनकी काव्य में तो है ही है, नाटकों में बहुत अधिक देखने को मिली है। और एक तरह से जो स्वच्छंदतावाद, एक जो स्वच्छंद प्रेम की जो बात है वो इनके नाटकों में भी दिखाई देती है और कविता में भी दिखाई देती है। और इसकी संपृक्ति किससे हुई है? ऐतिहासिक बोध के साथ। तो उनके जो मूल्य है कविताओं का और नाटकों का बहुत अधिक बढ़ गया। उसके कामायनी, आंसू, लहर, झरना के बाद के साथ साथ इन्होंने नाटकों में भी बहुत अच्छा स्थान प्राप्त किया। बड़े बढ़िया नाटक लिखे, एक नया मोड़ दिया। हालांकि इनके नाटक रंगमंच की दृष्टि से थोड़े से कठिन पड़ते हैं, क्योंकि जो इनकी शब्दावली है और जो वातावरण ये प्रस्तुत करते हैं वो एक तरह से ऐतिहासिक पौराणिक वातावरण उसमें तैयार होता है। और शब्दावली उनकी संस्कृत निष्ठ है, बड़े बड़े वाक्य भी उसमें आते हैं संवादों में। लेकिन इनका मानना था कि साहित्य के माध्यम से अगर गंभीर भाव नहीं आएंगे तो फिर वो साहित्य किस बात का, क्योंकि साहित्य समाज को दिशा भी देता है। समाज सेवा अगर वो ग्रहण भी करता है तो साहित्य समाज को दिशा भी देता है। तो साहित्य में इतना गांभीर्य तो होना ही चाहिए कि वो लोगों के संस्कारों को सही दिशा में ले जा सके। उनके महत्वपूर्ण नाटकों में विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नाग 1926, स्कंदगुप्त 1928। आप देखिए, स्कंदगुप्त को वो चुनते हैं। हुणों के आक्रमण का जो प्रतिरोध स्कंदगुप्त ने किया था, वैसा सफल प्रतिरोध इतिहास में कम ही देखने को मिलता है। और मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय आंदोलन की उन परिस्थितियों में स्कंदगुप्त उनके लिए एक आदर्श सिद्ध हो सकता था। चंद्रगुप्त है, फिर 1931 में है। जिस तरह से राष्ट्रीय एकता की बात चंद्रगुप्त के समय में हुई, पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोया, वही एकता की जरूरत शायद उन परिस्थितियों में भी थी। तो चंद्रगुप्त के माध्यम से उन्होंने उस वर्तमान परिस्थिति को भी चित्रित किया है। और उसके बाद ध्रुव स्वामिनी, छायावादी कवियों की एक बड़ी अच्छी बात है कि वे महिला सम्मान, स्त्री सम्मान की तरफ और अधिक, वैसे तो द्वितीय युग में स्त्री सम्मान की बातें हुई हैं, लेकिन उसके बाद और अधिक गंभीरता से इसमें आती है। और ध्रुव स्वामिनी उसका प्रतीक है कि किस तरह से नारी सम्मान के लिए हमें अपनी जान की बाजी लगा देनी चाहिए। उससे ध्रुव स्वामी से, और एक शानदार नाटकों में से ध्रुव स्वामी की गिनती होती है। इसी तरह एक राज्यश्री, एक संशोधित संस्करण इसका प्रकाशित 1937 में। और इन्होंने 2 उपन्यास भी लिखे, कंकाल 1929, तितली 1934। कविताओं में और नाटकों में जहाँ रोमानी भावुकता से एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व के रूप में सामने आते हैं, कंकाल और तितली में ये सामाजिक उसको ले आते हैं। 2 स्कूल उसमें माने जाते थे, एक प्रेमचंद का स्कूल और एक प्रसाद स्कूल, खासकर कहानी में, क्योंकि प्रेमचंद कथा साहित्य से जुड़े हुए थे ना, इसलिए। तो उस दोनों स्कूल में अंतर यही था कि एक सामाजिक दृष्टि से अपने व्यक्ति कर रहा है और एक व्यक्तित्व, आंतरिक व्यक्तित्व की दृष्टि से कर रहा था। लेकिन कंकाल और तितली को देखकर लगता है कि सामाजिकता का समावेश उन्होंने इसमें किया है। हाँ, उनके कहानी संग्रह जरूर उनकी जो मूल काव्य चेतना थी उससे मिलते हैं। जैसे प्रतिध्वनि, उनका एक संग्रह 26 में प्रकाशित हुआ, आकाशदीप 1929 में, आंधी 1931 में, इंद्रजाल 1936 में, और उनकी पहली कहानी ग्राम 1911 में प्रकाशित हुई थी इंदु पत्रिका में। तो इस तरह ये इनका एक साहित्य संसार है। उसका सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाह रहा था वो ये है कि कल्पना, अतीत का ऐतिहासिक बोध, लेकिन वो एकांगी नहीं है, उसमें केवल वर्णनात्मकता नहीं है, वह तत्कालीन परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है। तो तत्कालीन परिस्थितियों से उत्पन्न जो भाव चेतना है वो अतीत के सहारे और अधिक स्पष्ट रूप से सामने आती है। और खासकर काव्य में, कामायनी में आप देखिए, जो शुरुआती पंक्तियां हैं प्रलय की पंक्तियां हैं, वो कि प्रलय छाया हुआ है और वहीं से संकेत आता है कि भाई नई करवट लेनी पड़ेगी। प्रलय, पानी हट जाता है और पृथ्वी अपना नया रूप धारण करने के लिए तैयार होती है। एक तरह से निराशा के गर्त से निकलकर आशा की तरफ हम बढ़ते हैं। आंसू इनका है ही विरह काव्य है। एक दुख और निराशा के क्षणों से व्यक्ति अपने कैसे
स्मृतियों से अपने आप को जोड़ता है, और वो स्मृतियाँ फिर आखिर वो दुख जो है संसार का दुख बनकर आ जाता है, एक करुणा का संचार उसमें होता है। और इसी तरह आप देखेंगे कि निराला जी में भी उस युगबोध को अभिव्यक्ति मिली है। उनकी भी राम की शक्ति पूजा है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, ऐसे पंक्तियों शुरू होती है। तो एक दुख की स्थिति, एक पराजय, हताशा की स्थिति से ये लोग निकलते हुए कविता के क्षेत्र में आते हैं। तो ये इनकी साहित्यिक चेतना को समझना बहुत जरूरी था कि ऐतिहासिक बोध के साथ इन्होंने उस बात को लिखा है, और बड़ी कल्पना और सूक्ष्म भावों के साथ। और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है प्रकृति का चित्रण इन्होंने बड़ी उससे किया है। स्वच्छंद चित्रण है, प्रकृति का मानवीकरण किया है इन्होंने, मानवीय भावभूमि पर प्रकृति को उतारा है। अलंकार, जैसे मैंने बताया, रूपक और मानवीकरण अलंकार, अनुप्रास अलंकार भी, अनुप्रास तो इतना नहीं लेकिन रूपक और मानवीकरण, उपमा अलंकार अच्छी तरह से इसमें आए हैं। और छंद और छंद मुक्तता दोनों इसमें मिलते हैं, धीरे धीरे छंद मुक्तता की ओर बढ़ते हैं सभी। तो ये हमारे आज जयशंकर प्रसाद जी के बारे में एक वो थी। और अब आगे हम इनकी जो निर्धारित कविताएं हैं उनकी व्याख्या के लिए अगले व्याख्यान से हम आरंभ करेंगे। धन्यवाद।